हाय गाइस, वेलकम टू द यार क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बीपीएससी एग्जाम 27 के बाद होने वाला था, अभी उसका जो टाइमिंग है वो अभी और डिले हो गया है। मे बी जो आपका एग्जाम है वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हो। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगी, जब भी आपका एग्जाम है, यदि आपका मेन टारगेट बीपीएससी कंप्यूटर टीचर है तो कंटिन्यू आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अपने कुछ टाइम के लिए यदि आपने पढ़ाई को छोड़ा तो जितना भी आप प्रीवियस पढ़े होंगे वो सारी चीजें भी धीरे धीरे भूलने लगेंगे। तो जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ हमारा एग्जाम है, तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई पढ़ाई करिए और कंटिन्यू जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूट्यूब से, यदि आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो कोई भी लेक्चर उठाइए जिसमें आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो कंटिन्यू क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपके हैबिट में बना रहेगा, वो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज होते रहेंगे और आप जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। तो आज आई हूँ मैं कुछ क्वेश्चन लेके जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको पीजीटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करा रही हूँ। वो ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज द कंडीशनल ऑपरेटर इज नोन एज, मीन्स ये क्या है आपका, ये ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को आप क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को आप क्या बोलते हैं? जी हाँ, इस ऑपरेटर को आप बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसे हम, इसका मेन सिंटेक्स क्या है, पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, देन इक्वल टू, देन उसके बाद क्या होता है आपका कंडीशन होता है। क्या होता है? जी हाँ, कंडीशन होता है। देन आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, देन आपका एक्सप्रेशन वन, देन एक्सप्रेशन 2। इस तरीके से क्या होता है आपका, ये होता है सिंटैक्स। ये वर्क कैसे करता है, ये है कोई वेरिएबल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल है, ये दिया है 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, ट्रू, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है आपका, फॉल्स। सेकेंड एक्सप्रेशन में आपका क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन में आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इस टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। पहले वो कंडीशन चेक करेगा, पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। ये कंडीशन यदि आपका ट्रू है देन एक्सप्रेशन 1 आपका एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट जो आपका कंडीशन दिया है वो ट्रू नहीं है, देन क्या आपका रन होगा, वो होगा आपका एक्सप्रेशन 2। ठीक है, यदि कंडीशन फॉल हुआ देन एक्सप्रेशन 2, यदि आपका जो कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन हम देखते हैं 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रू है, देन आपको क्या रिटर्न होगा, ट्रू। क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। तो इस तरह आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेंड। यदि आप डिफरेंट ऑपरेंड में कंपेरिजन कराना चाहते हैं देन आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। आपका लॉजिकल ऑपरेटर क्या हो गया, मीन्स एंड गेट हो गया, जिस ये क्या है आपका एंड है, ये क्या है आपका और है, देन ये क्या है, ये नॉट है। ये क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। ये वर्क किस पे करता है, जी हाँ, ये किस पे करता है, बिट पे, मीन्स आपका जो बुलियन वैल्यू हो गई उस पे ये वर्क करता है। अब बात करते हैं सेकंड इज द रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या बताता है, दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशन बताता है, कंपैरिजन कराता है। इस हमारा रिलेशन ऑपरेटर कौन सा है, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये क्या है आपका, ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ये किस लिए यूज होता है, दो ऑपरेंड को यदि आप कंपैरिजन कराना चाहते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ये ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, तो यदि हम कंपैरिजन की बात करते हैं दो ऑपरेंड के बीच में तो हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा कि आप जानते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे क्या है आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम मोर देन 2 चॉइस। इसमें यह बोला गया है इनमें से कौन से स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे ताकि हम सिलेक्ट कर सके मोर देन 2 चॉइस, ताकि हम 2 से ज्यादा चॉइस को सेलेक्ट कर सके, उसके लिए हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे। पहले बोलता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि हम इफ एल्स की बात करते हैं,
हम इफ लिखेंगे, देन उसके बाद कंडीशन। यदि आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया, देन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि वो ये फॉल्स हो गया, इफ के अंदर जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो फॉल्स हो गया, देन क्या रन होगा, इसके कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपके प्रोग्राम दिए हैं वो रन होगा। इसमें क्या है, आपके पास एक ही चॉइस है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इल्स का प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इफ तो आपका होगा नहीं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, स्विच की। स्विच में क्या होता है, स्विच में हम क्या लिखते हैं, स्विच आपका स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, देन उसके बाद हम क्या कुछ नंबर पास करते हैं। यदि हम नम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नंबर पास कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका क्या दिया होता है, केस 1 दिया है, और केस 1 के थ्रू आप प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, आप 1 प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, केस 2 में आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं आप 2। देन उसके बाद केस 3 हो गया आपका, केस 3 में आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं आप, जी हाँ, केस 3 में यदि आप 3 प्रिंट करा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं इसमें, यदि आप स्विच में 1 देते हैं तो क्या आपका रन होगा, केस 1 में क्या है आपका प्रिंट 1, क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। यदि आप स्विच 2 में क्या दे रहे हैं, स्विच में यदि आप 2 दे रहे हैं तो ये कहाँ मूव होगा, ये मूव हो गया केस 2 में मूव होगा। देन क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 2। देन आपके जो केस के बाद क्या है, क्या नहीं लगा है, ब्रेक नहीं लगा है, केस के बाद ब्रेक नहीं लगा है, देन केस 3 भी प्रिंट करेगा। यदि केस 4 होगा वो भी प्रिंट करेगा। मीन्स इसमें 2 से ज्यादा क्या हो गया, आपको आप चीजें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका, यदि आप नंबर 1 रखें, नंबर 1 यदि आप नम को क्या करें 1 कर दें, देन आपका केस 1 केस 2 केस 3 सारे प्रिंट हो जाए, तो इस पे क्या करेंगे, इस वे में हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम ब्रेक को यदि हटा देते हैं, ब्रेक को यदि हम हटा देंगे तो नम इक्वल टू 1 यदि करेंगे तो केस 1 के जो भी प्रोग्राम है वो रन होगा। देन उसके बाद केस 2 केस 3, जब तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा सारे केस क्या होंगे, प्रिंट सिलेक्ट होते जाएंगे। तो स्विच में हम ये बोल सकते हैं कि मोर देन 2 चॉइस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। एल्स इफ में भी बात करते हैं तो इसमें भी एल्स का जो प्रोग्राम है वो रन होगा या फिर इफ का प्रोग्राम रन होगा। तो आपका 3 के लिए राइट आंसर क्या है, थर्ड के लिए आपका राइट आंसर है स्विच। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ इज अ C एंड C++ लैंग्वेज आर एग्जांपल ऑफ। क्या ये फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सेकंड के, या थर्ड के, या फिर मोर देन 1, या फिर नन ऑफ दिस। यदि हम C एंड C++ लैंग्वेज की बात करते हैं, ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C एंड C++, आप इसे, आपको याद होगा कि C एंड C++ कभी कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो आपको हमेशा दिमाग में ये फीड करना होगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे और सेम क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे ना, तो आपको वो चीजें याद होती रहेंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने प्रिपरेशन को आप बीच में छोड़िएगा मत, कंटिन्यू लगे रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। यही बेसिक हमें क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, तो उस टाइम हमें क्या होता है, क्लिक नहीं होता है वो क्वेश्चन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेकंड जनरेशन का है कि थर्ड जनरेशन का है। बट हम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे आपको उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ इज यस इज द एरे ऑफ 80 कैरेक्टर। यस क्या है, यस क्या है, एरे का नाम है, और एरे क्या, उसमें क्या है 80 कैरेक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ असाइन एस थ्रू द स्टेटमेंट इस स्कैनफ। देन आप क्या करते हैं, इस यस में क्या करते हैं, आप वैल्यू असाइन करते हैं स्कैनफ से। स्कैनफ हम किस लिए यूज करते हैं, प्रिंट हम यूज करते हैं आउटपुट लेने के लिए, और स्कैनफ हम किस लिए यूज करते हैं, जी हाँ, इनपुट के लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं। और परसेंटेज एस किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये यस क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। ये क्या है आपका, ये आपके साइन है, स्ट्रिंग की साइन है, और इनपुट आपको 1 2 3 4 है, तो इसका क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं ये किसका साइन है आपका, ये है पर्टिकुलर आपके स्ट्रिंग का साइन है। तो इस एरे में जो भी वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्ट्रिंग में यदि आप 1 है, 1 क्या है, इंटीजर है, आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन डबल इन्वर्टेड कामा के थ्रू आप, ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका स्ट्रिंग। इसी तरह 1 2 3 4 5 है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन आप डबल इन्वर्टेड कामा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा के थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ये क्या देगा, 1 2 3 4। अब ये क्या है, ये अब इंटीजर नहीं है, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है। समझ में आया, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है।
अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस टू द डिस्क्राइब यूनियन। चलिए अब इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन है जो कि डिस्क्राइब करता है यूनियन को। आपने सी में पढ़ा होगा यूनियन, और क्या पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। दोनों किस टाइप के डेटा हैं? दोनों है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दोनों क्या है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यूनियन की जब बात करते हैं, ए क्या बोलता है, ए इज ए यूनियन आर यूज्ड फॉर ए सेट ऑपरेशन। जी नहीं। बी क्या कहता है, यूनियन कंटेन मेमोरी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप विच शेयर द सेम स्टोरेज एरिया इन मेमोरी। मीन्स यदि आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप है, वो सारे डेटा टाइप सेम स्टोरेज एरिया को शेयर करते हैं मेमोरी में। सी इज द यूनियन आर लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम, एंड डी इज द मोर देन वन, एंड ई इज नन ऑफ दिस। यदि हम यूनियन को जो अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, यदि हम यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंट की बात करते हैं, तो यूनियन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, सेम स्टोरेज एरिया में शेयर करते हैं। बट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंटीजर टाइप का अलग होगा, फ्लोट टाइप का अलग होगा, डबल टाइप का अलग होगा। यूनियन की यदि यूनियन में आपका है फ्लोट टाइप का है, इंट टाइप के डेटा टाइप है, डबल टाइप का आपका डेटा टाइप है। मान लीजिए कि फ्लोट कितना स्टोरेज ले रहा है, आपका ले रहा है 8 बाइट। फ्लोट कितना ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है आपका, और इंटीजर क्या 4 बाइट ले रहा है, डबल क्या ले रहा है आपका 16 बाइट। तो यदि हम यूनियन की बात करें, ये सारे क्या होता है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, बट ये एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो इस मेमोरी की साइज क्या होगी, जो आपका डेटा टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप है, उसमें देखिए कि सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, वो है डबल का। तो सबसे ज्यादा जो साइज होगा वही आपके मेमोरी की साइज होगी। मेमोरी की साइज आपकी क्या होगी, 16 बाइट होगी। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी यूज करते हैं। तो फ्लोट का कितना हो गया, 8 हो गया, इंट का कितना 4 हो गया, और डबल का कितना हो गया 16 हो गया। तो ये पूरा कितना मेमोरी यूज करेगा, 28 बाइट यूज करेगा। स्ट्रक्चर के थ्रू यदि हम मेमोरी की बात करते हैं तो 28 बाइट यूज होगा। यूनियन के थ्रू कितना यूज होगा, 16 बाइट। तो सबसे अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब कौन करता है यूनियन को, वो है बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। तो चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सी टाइप इज नॉट ए प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं है सी में। फ्लोट क्या है आपका, इंट क्या है, कैरेक्टर क्या है। यदि हम प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा जो प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वो होता है आपका इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे क्या है आपके प्रीएम्प्टिव है। यदि नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें, नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सारे क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। बट जो प्रीएम्प्टिव मींस बेसिक बिल्डिंग जो होता है, वो हो गया आपका इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया। तो इसमें से बोला गया कौन से प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लोट हो, इंट और कैर, ये सारे क्या है प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर है। हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, वो हो गया नन ऑफ दिस। मींस इनमें से कोई एक ऐसा भी नहीं है जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर हो। 7th का राइट आंसर क्या है, ई हो गया। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8 इज द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेस। एक ऐसी स्ट्रेटेजी ऑफ द अलाउइंग प्रोसेस जो कि प्रोसेस को अलाउ करती है, दैट आर लॉजिकली रनेबल, जो कि लॉजिकली रनेबल है, टू बी टेम्परेरी सस्पेंडेड। जो कि यदि कोई प्रोसेस है, आपका प्रोसेस है वो क्या है सीपीयू के थ्रू रन हो रहा है, बट इसे कुछ टाइम के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं। मीन्स सीपीयू मीन्स इस प्रोसेस से सीपीयू को छीन लेते हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए इसे सस्पेंड कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ दिस। यदि ये स्ट्रेटेजी की बात करता है तो वो है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंतर्गत क्या आता है आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट 2 शेड्यूलिंग को यूज करता है, एक यूज करता है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और दूसरा यूज करता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यदि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करें तो ये यूज करता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यदि शॉर्टेज ऑफ रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात करें, वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये बात समझ में आई।
तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है कि यदि हम किसी प्रोसेस को दे रहे हैं कि ये आपका पर्टिकुलर ये सीपीयू है, ये सीपीयू कुछ टाइम के लिए क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को रन कर रहा है, बट क्या हो रहा है, टेम्परेली कुछ टाइम के लिए इस प्रोसेस को सस्पेंड कर दे रहा है, मीन सीपीयू इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिस्ट कॉज एंड एग्जिस्ट फ्रॉम। इसमें बोला कि जो आपका लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट होता है कहाँ से। फर्स्ट क्या बोलता है, द फंक्शन इन विच इट्स अकर, फंक्शन से एग्जिस्ट होता है। बी बोलता है द ब्लॉक इन विच इट अकर, मीन्स यदि क्या ये ब्लॉक से एग्जिस्ट होता है। सी क्या बोलता है, द लूप इन विच इट अकर, यदि आपका लूप लगा है, एग्जिस्ट फंक्शन को यूज करके क्या हम लूप से एग्जिस्ट होते हैं, या फिर ब्लॉक से एग्जिस्ट होते हैं, या फिर फंक्शन से एग्जिस्ट होते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन। तो एग्जिस्ट फंक्शन का यूज करके हम कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं। यदि हम एग्जिस्ट फंक्शन की बात करें तो एग्जिस्ट फंक्शन का यदि हम यूज कर रहे हैं तो एग्जिस्ट फंक्शन के थ्रू हम कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं, हम एग्जिस्ट होते हैं प्रोग्राम से। ये याद रखिएगा, यदि हम एग्जिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम उस प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो रहे हैं, ना कि फंक्शन से एग्जिस्ट हो रहे हैं, ना कि ब्लॉक से, ना कि लूप से। और आपका जो एसटीडी लाइब्रेरी है, एसटीडी जो लाइब्रेरी है उसमें आपका जो एग्जिस्ट नाम का जो फंक्शन है वो आपका क्या हुआ है, वो फंक्शन आपका एग्जिस्ट फंक्शन डिफाइन हुआ है। यदि आप एग्जिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं मीन्स क्या, आप उस प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम को, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जिस्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन दिया है ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ये आप इसे याद रखिएगा। तो जो एग्जिस्ट फंक्शन यदि हम यूज करते हैं तो हम प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए एग्जिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। द गेट्स लाइब्रेरी फंक्शन फर्स्ट वन इज रिटर्न एंड डिस्प्ले ए कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन व्हेन एनी की इज प्रेस्ड। जी नहीं, कोई भी की प्रेस करके हम स्क्रीन पे कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करा सकते। बी क्या बोलता है, रिटर्न ए कैरेक्टर वेयर इंटर इज प्रेस्ड। जी हाँ, यदि आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये सारे जो आपका कैरेक्टर है उसको रिटर्न करता है जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे। ये है आपका 10th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट हैज ए वैल्यू दैट, मीन्स एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट में वैल्यू होती है दैट, पहला क्या होता है, मे बी सप्लाइड बाय द कॉलिंग प्रोग्राम और फंक्शन। ऐसी वैल्यू होती है जो कि फंक्शन के कॉलिंग के थ्रू या फिर प्रोग्राम के कॉलिंग के थ्रू सप्लाई की जाती है। बी क्या बोलता है, इंटीजर विथ यूजर डिफाइंड नेम। जी नहीं। सी इज ए रिलेटेड डेटा आइटम एंड वेरिएबल। डी इज ए मोर देन वन एंड ई इज ए नन ऑफ दिस। यदि हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करें तो इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड की जाती है आपके फंक्शन पैरामीटर के थ्रू। किसके थ्रू, फंक्शन पैरामीटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। यदि आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल नहीं है देन हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करते हैं। मान लीजिए आपका कोई सम नाम का कोई फंक्शन है, आपने उसमें इंटीजर ए, इंटीजर बी वेरिएबल और इंट नाम का कोई सी वेरिएबल आपने क्या किया है, पास किया है। देन उसके बाद हम सम के थ्रू आपका कोई फंक्शन है वो कॉल कर रहा है ए कामा बी। ठीक है, आप मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 11 है। जब ये कॉल करेंगे, जब आप सम नाम का जो फंक्शन है कॉल करेंगे, आपके पास फंक्शन कॉल होके कहाँ जाएगा, जहां पे उस नाम का फंक्शन होगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए इक्वल टू 10 असाइन हो रहा है एंड बी इक्वल टू क्या हो रहा है, बी इक्वल टू 11 असाइन हो रहा है, ए इक्वल टू 10। बट यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो नहीं है। यदि आप चाहे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करना चाहे तो यहाँ पे आप इंट इक्वल टू सी इक्वल टू आप 13, मीन्स ये क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। यदि आप सी की वैल्यू भी पास नहीं कर रहे हैं तो आपका जो सी वेरिएबल में हमेशा 30 होगा। यदि आप यहाँ इस फंक्शन में इंट सी इक्वल टू 30 पास कर रहे हैं तब इंट सी इक्वल टू 30, ये क्या है, आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। मीन्स यदि आप सी की वैल्यू पास नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू 13 ले लेगा। तो यदि हम बोलते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट में वैल्यू क्या होता है, वैल्यू पास की जाती है कब, जब कॉल हो प्रोग्राम या फंक्शन। ए इज द राइट आंसर। तब वैल्यू आपको क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपनी 12th क्वेश्चन पे। 12 इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। ये है आपका प्रोग्राम है सी का और इसका कोड मीन्स इसका जो आउटपुट आपको बताना है। इंट आई इक्वल टू 0 है, फॉर लूप है, देन उसके बाद प्रिंट हुआ है फंक्शन। यदि आप चाहे तो आपके फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट, देन उसके बाद सेमीकोलन, सेकेंड स्टेटमेंट, देन
थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका मिसिंग है, बट आई नाम का ही वेरिएबल इस फॉर लूप में यूज हुआ है। देन आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल टू 5 सेमी कॉलन आई में इंक्रीमेंट। देन यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन है। देन प्रिंट क्या किया आपने, प्रिंट किया है आई की वैल्यू को आपने प्रिंट किया हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोग्राम। तो फॉर लूप जैसे आपका रन होगा, आई इक्वल टू अभी क्या है 0 है। पहले हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन कराते हैं, देन उसके बाद सेकेंड, देन आते हैं फिर चेक करते हैं कंडीशन, देन फोर्थ आपका ये रन होगा। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो आई इक्वल टू क्या है 0 है, देन इंक्रीमेंट हुआ। ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। मीन्स आई में आपकी जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी 0, बट आई की वैल्यू क्या हो गई है, अब 1 हो गई है। बट जब असाइन की बात करते हैं, अभी भी आपकी जो आई में जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी 0। तो 0 अब ये होगा क्या, 0 लेस देन है 5 से, जी हाँ। तो क्या करेगा, प्रिंट ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है आपकी, आई की वैल्यू है अभी आपकी 0, ठीक है, आपने 0 प्रिंट कर दिया। फिर अब बात करते हैं, अब हमारी जो आई की वैल्यू है क्या हो गई है, आई की वैल्यू अब चेंज हो गई है, आई की वैल्यू चेंज हो गई है। देन उसके बाद आई इक्वल टू अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आई इक्वल टू अब हो गया आपका 1 हो गया है। देन उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई आपकी 2 हो गई है, बट अभी असाइन क्या हुआ आई में असाइन हुआ है आपका 1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन में, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ। देन आपका जो प्रिंट होगा आई की वैल्यू क्या है 1 है। देन इसके बाद देन इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। तो यही आपका प्रिंट होना चाहिए। बट आप यहाँ पे हमेशा ये याद रखिए, फॉर लूप में यदि आपका सेमी कॉलन लगा है, फॉर लूप में यदि आपका सेमी कॉलन लगा है, तो मीन्स वो वैल्यू आपका जब टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा मीन्स जिस कंडीशन में आपका जो फॉर लूप टर्मिनेट होगा, उस टाइम पे जो आपकी वैल्यू क्या है आई की, वो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो यदि हम बात कर लेते हैं 5 हो गया, देन उसके बाद 5 तक यदि रन करता है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ। देन उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी 5 है, देन उसके बाद क्या होगी 6 होगी। यदि ये चेक करेगा कि 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, जी नहीं, देन ये क्या होगा टर्मिनेट होगा। देन क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू क्या है आपकी, आई की वैल्यू क्या है 6 है। तो ये था आपका कोड। इस कोड के थ्रू क्या प्रिंट हो रहा है, यदि यहाँ पे इफ में सेमी कॉलन नहीं होता है, यदि सेमी कॉलन नहीं है देन क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। यदि फॉर लूप में सेमी कॉलन है मीन्स जिस वैल्यू पे आपका लूप आई की, जिस वैल्यू में आपका लूप एग्जिस्ट हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, वो वैल्यू आपको प्रिंट कराएगा यह आपका प्रोग्राम, क्योंकि आपके फॉर लूप में क्या है सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 13 क्वेश्चन पे। Which of the following is a collection of different element having similar data type? मीन्स आपके पास int नाम का यदि आपका डेटा टाइप है और उसमें डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3 4, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो कि कंटेन करता है डिफरेंट एलिमेंट को बट सिमिलर डेटा टाइप है। यदि सिमिलर डेटा टाइप की बात करते हैं तो एरे क्या होता है, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो सेम डेटा टाइप को मीन्स सिमिलर डेटा टाइप को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। ए स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप। जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या साथ में, जो ग्रुप होता है स्ट्रक्चर किस ग्रुप को साथ में लिए होता है। पहले क्या वो इंटीजर के साथ यूजर डिफाइंड नेम लिया होता है, या फिर रिलेटेड डेटा आइटम एंड वेरिएबल लिया होता है, या फिर आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप लिया होता है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये किसका ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है रिलेटेड डेटा एंड वेरिएबल का। बी इज द राइट आंसर। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किसका ग्रुप होता है, रिलेटेड डेटा आइटम एंड वेरिएबल का। ये था आपका 14th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 15th क्वेश्चन पे। ये क्या है आपका एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर किससे कंबाइन करता है, क्या वो न्यूमेरिक वैल्यू को कंबाइन करता है, या कंपेयर करता है दो न्यूमेरिक वैल्यू को, या कंपेयर करता है दो बुलियन वैल्यू को। यदि हम, ये क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपके बुलियन वैल्यू पे। ये किससे कंपेयर करता है, बुलियन वैल्यू को कंपेयर करता है। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 16 क्वेश्चन पे। 16 इज द ब्रेक स्टेटमेंट कॉज एंड एग्जिस्ट। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, यदि हम लूप से एग्जिस्ट होना चाहते हैं
तब यूज करते हैं। यदि आपने जो स्विच स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया, आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट से कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं। यदि आप लूप में यदि आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, देन आप ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू उस लूप से क्या हो जाते हैं, उस लूप से बाहर आ जाते हैं। और कहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट जो होता है, केस 1 हो गया, केस 1 के बाद आपका क्या होता है, ब्रेक होता है। देन केस 2 हो गया, देन वहां पे हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो स्विच के स्टेटमेंट में यदि केस 1 स्विच 1 दिया जाता है तो क्या ये रन करेगा, केस 1 ही रन करेगा। मीन्स केस 1 में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो रन करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से एग्जिस्ट हो जाएगा। यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते, देन केस 1, केस 2, केस 3 सारे केस क्या होता है, प्रिंट, सारे केस के स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रिंट होने लगते हैं। यदि हमें सिर्फ केस 1 को प्रिंट कराना है, देन उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। एक कहां से यूज करते हैं, इनर मोस्ट लूप से एग्जिस्ट होने के लिए। मान लीजिए ये आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर है कोई प्रोग्राम, देन इस इफ स्टेटमेंट के अंदर भी एक और कोई और प्रोग्राम है। यहाँ पे हम यूज किए हैं क्या, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए हैं। यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए हैं तो आपका जो इनर मोस्ट जो लूप है वहां से आप एग्जिस्ट होंगे, ना कि आउटर मोस्ट लूप से एग्जिस्ट होंगे। मान लीजिए ये क्या है, आपका इफ स्टेटमेंट है, एंड देन उसके बाद अंदर एक और आपका क्या है, इफ स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे यूज किए हैं ब्रेक, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है तो जो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने की वजह से जो लूप एग्जिस्ट होगा, कहाँ से होगा, ये इस लूप से आपका जो प्रोग्राम होगा वो टर्मिनेट होगा, ना कि आउटर लूप से। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। आपके इनर मोस्ट लूप से और स्विच के थ्रू क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन पे। ये आपका क्या है, मेन फंक्शन है। देन इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर आपका वेरिएबल है, एक्स है, आई है, एंड जे है, ठीक है। ये है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में आपका क्या है, आई इक्वल टू क्या है, आपका 0 है, जी हाँ। जेड इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप कंडीशन में क्या है, आई क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए आपका 5 से कम होना चाहिए, और जो जे है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से। एंड देन आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या हुआ है, आई को हम क्या कर रहे हैं, आई में हम क्या कर रहे हैं, आई में जो भी वैल्यू है 2 को उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जे में क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद एक इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, सॉरी, फिर एक्स में क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या हो रहा है आपका एक्स का, उसके बाद इस लूप के बाहर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, क्या, एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट पूछा हुआ है। आई इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल टू 10 है, ठीक है। देन आई में क्या हो रहा है, आई में आप क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 है, क्या कर रहे हैं आप, 2 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब आई इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2 हो गया। देन जे में क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जे इक्वल टू क्या हो गया आपका, 9 हो गया। देन उसके बाद लूप के बाहर आते हैं, मीन्स आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट उसे रन करते हैं। देन आपका जो आई एक्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 9 है, तो हम j की वैल्यू 9 लेके चलते हैं। जबकि जब तक आपकी j की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम x को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 2 होगी, देन j की वैल्यू क्या होगी आपकी, सॉरी, j को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, j की वैल्यू आपकी क्या होगी, 8 होगी। इस स्टेटमेंट के थ्रू आपका जो ये लूप है, यदि हम उसे रन करेंगे, जब j की वैल्यू 8 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी। एंड j की वैल्यू जब 7 होगी, x की वैल्यू, देन इंक्रीमेंट, j की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। डिक्रीमेंट हो रहा है तो x की वैल्यू 4। देन आफ्टर x की वैल्यू 5 होगी, j की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। x की वैल्यू 6 होगी, j की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद x की वैल्यू 7, j की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। देन उसके बाद जब x की वैल्यू आपकी 8 होगी और j की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 9 होगी, j की वैल्यू क्या होगी आपकी, जब हम डिक्रीमेंट करेंगे आपकी j की वैल्यू 1 होगी। एंड जब j की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 10 होगी। और जब j की वैल्यू 0 होगी, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, जी नहीं। देन आप ये जो आपका x को इंक्रीमेंट करने का है वो क्या होगा, लूप से आप बाहर आ जाएंगे। जब आप लूप से जब आप बाहर आ जाएंगे,
जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे देन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 होगी। तो इसमें हम क्या नॉर्मली हम देखें कि जे की वैल्यू हम लिए, जब आप जे की वैल्यू लेंगे कि जब तक आपकी जे की वैल्यू ग्रेटर देन है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा। आपका जो फॉर लूप है वो क्या होगा, आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपकी जे की वैल्यू 0 हुई देन आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। इस लूप के बाहर क्या है, इस लूप के बाहर है प्रिंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उस टाइम पे आपका जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी। ये था आपका 17 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये क्या है, इंक्लूड है स्टूडियो डाटा गेट रिप्लेस बाय द कंटेंट ऑफ फाइल स्टूडियो। ये आपका क्या है, डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर है। यदि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, ये आपका डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर कब रिमूव होगा, मीन्स ये क्या बोल रहा है, इस चीज को कन्वर्ट करना है आपको स्टूडियो डाटा में। मीन्स आपने ये जो डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर आपने उसको रिमूव किया, ये कब रिमूव होता है, जब प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग के टाइम आपका जो डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर होता है, आपका डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, आपका रिमूव होता है। तो ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट होता है स्टूडियो डॉट एच में। अब आते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन पे। इन्यूमरेशन वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन, जो आपका इन्यूमरेशन वेरिएबल है कैन बी यूज्ड इन सर्च स्टेटमेंट लाइक इंटीजर वेरिएबल, प्री प्रोसेसर कमांड, सी इज अ ब्रेक स्टेटमेंट, डी इज मोर देन वन एंड ई इज ए नन ऑफ दिस। जब हम इन्यूमरेशन की बात करते हैं, इसका कीवर्ड क्या है, इनम क्या है, इनम इसका कीवर्ड है। ये क्या है, यूजर डिफाइन है। इनम क्या है आपका, यूजर डिफाइन है। इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम पहले इनम नाम का कीवर्ड लिखते हैं, देन उसका जो नेम है नेम लिखते हैं, देन वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितनी वैल्यू होगी वो लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेट, कैसे हम इनम के सिंटेक्स को कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम इनम और क्या लिखते हैं, मंथ लेते हैं, मंथ हमारा क्या हो गया, जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया। तो जब हम इन्यूमरेशन का यूज करते हैं, इन्यूमरेशन का जब हम यूज करते हैं, जो आपने मंथ में जो भी वैल्यू आपने पास की है वो कंपाइल टाइम पे क्या हो जाता है, इंटीजर में कन्वर्ट होता है। तो जनवरी 0 में हो गया, फरवरी 1 में हो गया, मार्च क्या हो गया 3 में हो गया। यदि कोई यूजर चाहता है कि ये जैन इक्वल टू क्या हो जाए 10 हो जाए, यदि आप जैन इक्वल टू 10 असाइन करते हैं, जो देन आपका जो फैब होगा वो 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्च जो होगा आपका 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 1 बाई 1 1 1 करके आपका इंक्रीमेंट होने लगेगा। ये सारे जो वैल्यू है उसको हम क्या दे रहे हैं, एक वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मीन्स इन्यूमरेशन वेरिएबल में हम यूज करते हैं सर्च स्टेटमेंट लाइक ए इंटीजर वेरिएबल को। ए इज ए राइट आंसर। ये था आपका इन्यूमरेशन वेरिएबल। अब आते हैं अपने हम 20 क्वेश्चन पे। ये क्या है, डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर है डिफाइन। इसे हम किस लिए यूज करते हैं, मान लीजिए आपका कोई एक्स वेरिएबल है, उसमें आप ये चाहते हैं कि आपके एक्स वेरिएबल में जहां भी हम अब मीन्स जब भी हम प्रोग्राम में एक्स वेरिएबल को डिफाइन करें, हर जगह हमें एक्स में क्या मिले, 5 मिले। तो हम क्या करते हैं, डिफाइन में क्या कर देते हैं, एक्स में क्या कर देते हैं, डिफाइन स्टेटमेंट में हम ये कर देते हैं कि एक्स जब हम यूज करें देन एक्स की जगह क्या यूज हो, 5 यूज हो। ये किसकी वजह से करते हैं, हम डिफाइन की वजह से। तो ये बोला है कि प्री प्रोसेसर कमांड कैन बी यूज फॉर डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट माइक्रोस एंड सी इज ए फॉर लूप एंड मोर देन 1 या फिर नन ऑफ दिस। जो आपका हैशटैग डिफाइन जो होता है प्री प्रोसेसर, ये क्या है आपका प्री प्रोसेसर है। किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द क्रिएटिंग ए माइक्रोज, एंड किसके लिए, सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। ए एंड बी मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन है। जो आपका डिफाइंड प्री प्रोसेसर है उस कमांड को हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड माइक्रोज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं अपने हम 21 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटर वेरिएबल इन सी। ये क्या है, इंट पी। इंटीजर डेटा टाइप है एंड पी क्या है, एक वेरिएबल। यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है, सी में भी पॉइंटर नहीं है, बी में भी हमारा क्या है, पॉइंटर नहीं। जब सी में बात करते हैं, इंट हैस्ट्रिक पी मीन्स पी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम जो पी वेरिएबल है वो क्या है, पॉइंटर है। अब आते हैं अपने हम 22 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में करेक्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, जी नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, जी हाँ। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है।
सी की बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट देन असेंबली। जी नहीं, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो सिंपल होता है असेंबली लैंग्वेज से। तो बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 23 क्वेश्चन पे। इन सी इफ यू पास array has an argument to a function what actually get passed। यदि आप किसी फंक्शन में, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, एरे को पास कर रहे हैं, एरे को आप हैज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, देन आप एक्चुअली में क्या पास कर रहे हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन एरे, क्या आप जो कि एरे में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, क्या आप फर्स्ट एलिमेंट जो आपके एरे में फर्स्ट एलिमेंट है उसे पास कर रहे हैं। सी क्या बोला, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, डी इज ए मोर देन वन एंड ई इज ए नन ऑफ दिस। यदि आप एरे को हैज ए आर्गुमेंट किसी फंक्शन में पास कर रहे हैं तो आप उस एरे का जो बेस एड्रेस है, उस एरे का जो आपका बेस एड्रेस है, मीन्स जो 100 क्या है आपका, 100 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, 108 हो गया, इस एरे का जो बेस एड्रेस है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा उस एरे का वो क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। मीन्स आप बेस, उस एरे के बेस एड्रेस को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। व्हाट इज वाइड एस्ट्रिक 0, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नल पॉइंटर को, या रिप्रेजेंट कर रहा है वाइड पॉइंटर को, या फिर एरर है मोर देन वन, या फिर नन ऑफ दिस। ये क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है नल पॉइंटर को। वाइड मीन्स क्या है, नथिंग, मिस नल। वाइड मीन्स क्या होता है आपका, नल, एंड देन उसके बाद क्या है, एस्ट्रिक मीन्स ये क्या है, रिप्रेजेंट ए नल पॉइंटर। ये किससे रिप्रेजेंट करता है, नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है फिर 25 क्वेश्चन पे। इन विच हेडर फाइल इज नल माइक्रो डिफाइंड। आपका जो नल माइक्रो है वो किस हेडर फाइल में डिफाइन हुआ है। फर्स्ट इज stdio.h, बी इज stddef.h, सी इज stdio.h एंड stddef.h एंड डी इज मोर देन वन एंड ई इज नन ऑफ दिस। जो आपका जो नल माइक्रोज है वो डिफाइन हुआ है stdio.h, stddef.h, दोनों में आपको, दोनों हेडर फाइल में आपका जो नल माइक्रो है वो डिफाइन हुआ है। तो मीन्स ए, बी एंड सी तीनों क्या है आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी इज ए राइट। अब आते हैं अपने हम 26 क्वेश्चन पे। 26 इज द वैल्यू ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज विल बी। मीन्स ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर, एक वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी जब हम उसे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं मीन्स क्या, कोई इंट नाम का डेटा टाइप है, मान लीजिए जो एज है वो क्या है, एज में इंट टाइप का डेटा टाइप रखा जाएगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ है। यदि हम एज में लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं 20, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि यदि हम डिक्लेयर कर रहे हैं बट इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो वेरिएबल मीन्स जो एज नाम का जो वेरिएबल है वो कैसी वैल्यू लेगा, 0 लेगा, -1 लेगा, अनप्रेडिक्टेबल, या फिर मोर देन 1, या फिर नन ऑफ दिस। इस टाइम पे यदि हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं वैल्यू को, देन हम पता नहीं कर सकते कि उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी। तो सी इज द राइट आंसर। ये अनप्रेडिक्टेबल है। एज में हम 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम एज में लिख सकते हैं। ये था आपका 26 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक वली इंटीजर ऑपरेंड। मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड लेता है। यदि मैं प्लस करना है, मान लीजिए 2.5 25 पॉइंट प्लस 35.5 मीन्स ये क्या ले रहा है, फ्लोट वैल्यू को भी ले रहा है। यदि हमें मल्टीप्लाई भी करना है तो 2.5 इंटू 2, ये भी क्या ले रहा है आपका, फ्लोट वैल्यू लेता है। यदि हम मॉडुलो को यूज करते हैं, मॉडुलो को यूज करते हैं तो ये क्या लेगा, सिर्फ हमेशा लेगा क्या आपका, मॉडुलो को यूज करेंगे ये हमेशा क्या लेता है, इंटीजर वेरिएबल लेता है। और यहाँ पे क्या आता है आपका, इंटीजर वेरिएबल आउटपुट में भी आता है। यदि हम 25 मॉडुलो 2 करेंगे देन आपका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आपका 1 आएगा। मीन्स जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, आपका आंसर होता है। ये आपका है 27 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 28 पे। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का क्या बताना है आपको, लेंथ बताना है। स्ट्रिंग मान लीजिए ये है आपका एरे, पहले क्या है आपका सी है, ओ है, आर है, देन आर है, देन ई है, देन सी एंड देन टी। इस स्ट्रिंग का हमें क्या बताना है, लेंथ बताना है। 1 2 3 4 5 6 7। इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, 7 इज द राइट आंसर।
मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, बस इसमें कोई वैल्यू नहीं, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, 0 होगा। और देन मान लीजिए LATE है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया, 4 होगा। जी हाँ, यदि हम बात करें FUN, देन उसके बाद स्पेस, देन उसके बाद C, तो यहाँ पे लेंथ जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, ये होगा आपका 1 2 3, देन स्पेस को भी काउंट करते हैं 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, यदि जो स्पेस आता है, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है आपका स्पेस है, तो इसका जो लेंथ क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने हम 29 क्वेश्चन पे। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, बी इज ए ब्लैंक कैन बी रिटन विद इन ए वेरिएबल नेम, सी इज ए देयर आर नो रिजर्व कीवर्ड which are not allow a variable name, D is a more than one and E is a none of these। जब हम प्रोग्रामिंग सी की बात करते हैं, ये जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। मीन्स यदि हम एरिया की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका, एरिया नाम का कोई क्या है, वेरिएबल है, एंड देन आपका AREA है, देन आपका है AREA है। मीन्स कंपाइलर क्या करेगा, इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल घोषित करता है। मीन्स इन तीनों वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स ये अलग वेरिएबल है, बी जो है सेकंड जो है वो भी अलग वेरिएबल है, जो आपका जो ये एरिया है वो भी अलग वेरिएबल है। मीन्स जो आपका जो कंपाइलर देखेगा, ये जब एरिया को देखेगा तो ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल है। मीन्स अपर केस यदि लोअर केस आपके वेरिएबल में चेंज होता है तो आपका जो वेरिएबल नेम होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपका जो सी क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। बी क्या होता है, ब्लैंक कैन बी, यदि आप वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल में कभी भी ब्लैंक यूज नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी सी में कितने होता है, आपके जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं सी में, आपके सी में कितने रिजर्व कीवर्ड है, 32 कीवर्ड होते हैं। मान लीजिए क्या हो गया आपका, कैर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, एक्सटर्न हो गया, ये सारे क्या है आपके कीवर्ड है। इस सारे जो रिजर्व वर्ड है या फिर कीवर्ड है उसको हम हैज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो 29 का राइट आंसर क्या है, जो आपका जो सी लैंग्वेज है वो क्या है आपका, केस सेंसिटिव है। अब आते हैं अपने हम 13 क्वेश्चन पे। द इंक्लूड डायरेक्टिव इन ए सी यूज्ड। इंक्लूड डायरेक्टिव हम सी में क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेसिफाई ए लिस्ट ऑफ द फाइल फ्रॉम वेयर डेटा विल बी रीड एट ए टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन। B is a include header type in a program. C is a link other object module to the current program at a time of compilation. D is a more than one. E is a none of this। जो आपका include डायरेक्टिव होता है आपके C में, वो इसलिए यूज करते हैं किसके लिए, हेडर, जितने भी हेडर फाइल हैं इन सारे हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव को। B इज ए राइट आंसर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।